नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, आरएएस और यूपीएससी के टेस्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं जो विभिन्न संस्थानों से संबंधित होते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग बीपीएससी का जो टेस्ट पेपर क्रमांक नंबर 7वां है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये टेस्ट क्रमांक बेसिकली 7वां नंबर का टेस्ट पेपर एडुटेरिया कोचिंग संस्थान का टेस्ट पेपर है और ये इंडियन पॉलिटी पे आधारित है, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। तो सारे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन के रूप में मिलता है और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, तीसरा है राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, पांचवा है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और छठा है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। एक तो पहला सही है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं और अगला है केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने कथन दे रखे हैं? 2 कथन दे रखे हैं। पहला देख लेते हैं, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1000। और दूसरा है संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे तीसरे में गलत हो जाता है। पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा की निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणक से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था और दूसरा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले किए जाते हैं। तो ये फैसले उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम क्या है? राष्ट्रपतियों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 1952 में। फिर बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर दोबारा 1957 में, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में, और फिर बने थे वी गिरी 1969 में, और फर्रुखदीन अली अहमद बने थे 1974 में, एंड संजीवन रेड्डी बने थे 1977 में, ज्ञानी जैल सिंह बने 1982 में, आर वेंकटरमन बने थे 1987 में, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992, के आर नारायण
97, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में, और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी बनी थी 2007 में, प्रणब मुखर्जी बने थे 2012 में, रामनाथ कोविंद बने थे 2017 में, और अब कार्यकाल चल रहा है जो है द्रौपदी मुर्मू जी का 2022 से। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है अर्हता रखता हो यानी मान्यता रखता हो। चौथा है वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी जो है सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न रहा हो या ना हो, ऐसा जो है कहा जाए। तो पहला यहाँ पे सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है यहाँ पे राज्यसभा नहीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जबकि दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को जो है परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए 7वें का, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, जबकि पहला कथन यहाँ पे सही है। तो असत्य को देखना है। तो राष्ट्रपति पर जो है संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान के उल्लंघन वाक्य को कभी भी परिभाषित नहीं किया है, इसलिए ये कथन गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। दूसरा कथन है महाभियोग के आरोप पर सादे सदस्यों जिन सदन ने आरोप लगाए हैं कि हस्ताक्षर होने आवश्यक है। तीसरा कथन है महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 8वें में आपसे जो पूछा जा रहा है उसके संदर्भ में देखा जाए कि कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि कितने कथन सही हैं। तो एक तो है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया, ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, और महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं और इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है। और इन आरोपों पर जो है संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, आधे नहीं 1/4, और जो है हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तो पहला सही था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत था और तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद के दोनों सदनों के जो है नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, जबकि दूसरा कथन है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो 9वें में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से किस वीटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है? यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध या प्रभावी नहीं रहेंगे। दूसरा कथन है, संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। और यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य जो है वैध व प्रभावी रहेंगे। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा कथन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना किस प्रकार के क्षमादान का उदाहरण है? तो यह जो है परिहार का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये परिहार क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना जो है परिहार कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तन करना ही जो है परिहार कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, मिलान करना है आपस में। तो यहाँ पे अनुच्छेद दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु। तो अनुच्छेद 56 का मिलान करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 56 का मिलान करेंगे तो अनुच्छेद 56 में पहले का जो ऑप्शन होगा सी से मिल जाएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल को चिन्हित करता है। और अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण को, और अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित मामले को देखता है। और अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी को संदर्भित करता है। इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद संबंधित है। तो यह जो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है डीसी वाधवा केस जो था 1986 में, इसमें जो है राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित जो है मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा था। और इस पे जो है उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। इसमें न्यायालय ने कहा था कि सन 1967 से 1981 के बीच जो है बिहार के राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए और इन्हें समय समय पर पुनः जारी कर 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया। और न्यायालय ने कहा कि अध्यादेशों की भाषा में परिवर्तन किए बिना तथा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है तथा इस प्रकार के पुनः जो है प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। और ये कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट था जो है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार करें। केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 का राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से है। दूसरा कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो सही कथनों को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दूसरा कथन है लोकसभा को पहला चैम्बर तथा राज्यसभा को दूसरा चैम्बर कहा गया। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो दूसरा सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत स्टेटमेंट था। पहला इसलिए गलत था क्योंकि संविधान के अनुसार जो है भारत की संसद के 3 अंग माने गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
और 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को जोड़ा गया, ना कि 26 जनवरी 1950 को। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 17 में देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है असत्य है, क्योंकि जो है दोनों की प्रक्रियाएं अलग होती हैं, आप लोग जानते होंगे अपने यहाँ जो है प्रधानमंत्री का जो है पावर ज़्यादा है और वहाँ पे जो है राष्ट्रपति का पद की गरिमा ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि जो है राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ऐसा हमारे यहाँ वाला प्रक्रिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो है कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र जो है शुरू करवाने में जो है सहयोग करता है, या सत्रावसान करता है, या लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। लेकिन इसके अन्य मामले में देखा जाए, अमेरिका के स्थान पर जो है ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान जो है अमेरिका की प्रणाली पे नहीं है, ब्रिटेन की प्रणाली पे आधारित है इसका संविधान। और ब्रिटेन की जो है संसद जो है ताज यानी राजा रानी वाली संसद है, और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी ऊपरी सदन कहलाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचला सदन कहलाता है। इन्हीं से मिलकर जो है ब्रिटेन की सदन बनी है। और इसके विपरीत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट को ऊपरी सदन और हाउस ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव को निचला सदन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये राम कथा सुनने के बाद जो है हमें क्या पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका वर्णन जो है संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ और जो है प्रतिज्ञात के प्रकार शामिल है। 5वीं अनुसूची में भारत के वृहद हिस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है, जहां अनुसूची जनजातियों के हितों का जो है संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का जिक्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि दूसरा कथन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, जबकि तीसरा कथन है कि राज्यसभा के लिए राज्यों के सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा है, जहां भारतीय संसद के जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है, वहीं अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब क्या होगा 19 में। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला क्यों गलत है इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो है 31 मेंबर होते हैं, जबकि त्रिपुरा से केवल एक ही मेंबर होता है। इसी प्रकार अमेरिका का हम लोग उदाहरण लें तो सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, ना कि जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें 525 सदस्य जो है राज्यों से है और शेष जो है संघ राज क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा कथन है वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं,
जिसमें जो है 225 सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है सही कथन के लिए पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है और इनमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में 543 मेंबर हैं, इनमें से 524 सदस्य जो है राज्यों से और 19 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान संशोधन का मिलान करना है उनके प्रमुख कार्यों से। तो यहाँ पे देखा जाए 61वां संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें क्या किया गया कि मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको विस्तार से बताता हूँ कि यहाँ पे एक जो 21 वर्ष का टर्म है ना, तो यहाँ पे अब जो है मतलब कि शादी की उम्र के लिए भी मतलब कि जो 18 साल की उम्र थी लड़की की, उसको जो है मतलब बढ़ा के सरकार ने 21 वर्ष कर दिया है। ये छोटा सा मतलब डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। वो किसी जो है संविधान संशोधन के तहत नहीं जुड़ा, जैसे ये 61वां जुड़ा हुआ है। तो अगला है 104वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है क्या किया गया, इसके तहत जो है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मिलान इससे होगा तीसरे से। जबकि जो है 84वां संविधान संशोधन है 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। अगला है 69वां संविधान संशोधन, इसका मिलान हो जाएगा पहले से। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा जो है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में दे रखा है कि लोकसभा के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। कारण आर इसका दे रखा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है तथा मतदाताओं की समझने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे देखा जाए ए आर दोनों सही हैं तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो 23 में देखा जाए सही जवाब होगा सी ऑप्शन। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है असत्य के लिए पूछा गया हमसे, तो 23 में कौन सा असत्य होगा? क्योंकि सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि संविधान ने जो है राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो पदावधि है उसको निर्धारित नहीं किया था और इसे संसद पर ही छोड़ दिया था। और इसी के साथ जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की जो है पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, जबकि दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है और उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 24 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, 10वीं अनुसूची के तहत जो है निहिरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में कौन करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 25 में देखा जाए राज्यसभा का सभापति करता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो इसे 1 माह के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। दूसरा कथन है, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 में जो है कुछ प्रावधान किए गए हैं कि पहला है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। और अगर किसी जो है सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद जो है रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन, सदन द्वारा निष्कासित होने पर किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। ये यहाँ पे जो है सही है, बाकी ए बी सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दल बदल के संबंध में निहर करार दिए जाने संबंधी उपबंधों में क्या गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए 28 में अगर जो है नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी जो है राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ। तो ये जो है 1921 में हुआ था, 1921 में, और भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत इसका जो है उद्भव हुआ था। और उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। यह जो है नामकरण जो है 1947 तक चला। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा कथन है कि अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है और उसका निर्णय अंतिम होता है। तीसरा कथन है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष जो है लोकसभा के किसी सदस्य की निहिरता के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है, परंतु इस संबंध में न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। तो उपरोक्त में कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सेकेंड से मिलान करना है। सूची सेकेंड की तरफ जो है उपलब्धि दे रखा है, तो फ्रेडरिक व्हाइट जो दे रखा है। इसके अलावा सचिव जो है जो सचिदानंद सिन्हा थे, ये केंद्रीय विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। और विठल भाई जे पटेल जो थे केंद्रीय विधान परिषद के जो है पहले निर्वाचित जो है अध्यक्ष चुने गए। जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। दूसरा कथन है लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय अलग शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। तीसरा कथन है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो जो है सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो तीनों ही यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्यों तीनों गलत है ये समझ लेते हैं। तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा गलत हो गया। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सामयिक यानी प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि दूसरा कथन है कि सामयिक अध्यक्ष को जो है शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाता है। तीसरा कथन है कि सामयिक अध्यक्ष की शक्तियां स्थायी अध्यक्ष के समान ही होती हैं। चौथा कथन है वह नई जो है लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए सभी चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किस वर्ष पहली बार संसद में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी? तो 1965 में मिली, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा का सभापति पद का सभापति सदन का सदस्य होता है। दूसरा है जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा और ना ही मत दे सकेगा। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे है? तो सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले या पूर्व नोटिस दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो 14 दिन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। संसद अधिनियम 1998 के अनुसार मान्यता प्राप्त दल का मतलब निम्न में क्या है? तो इसका मतलब है कि लोकसभा के संबंध में 55 सदस्यों और राज्यसभा के संबंध में 25 सदस्यों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए, तभी जो है ये जो है सुविधाएं मिलती हैं। जैसे जो है टेलीफोन और जो है सचिवी सुविधाएं मिलती हैं, इसके हकदार भी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 39। संसद के दोनों सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो 39 में देखा जाए कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो सही कौन सा है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सत्रावसान की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है कि संसद में लंबित विधेयक लोकसभा के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होते, लेकिन अन्य सभी लंबित नोटिस जो है सत्रावसान पर समाप्त हो जाते हैं। तो असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 107(3) के तहत संसद में लंबित विधेयक को लोकसभा के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता है।
इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा के विघटन पर निम्न में से क्या समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है विचाराधीन विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस और याचिकाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। पहला है लंबित विधेयक, जिनकी जांच सरकारी जो है आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है। दूसरा है लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक। तीसरा है ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो। चौथा है ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो। यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। बाकी जो पहला, तीसरा, चौथा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कोरम का क्या अर्थ है। तो कोरम का अर्थ है कि प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा कोरम कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, संसद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की निरंतरता की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई है। तो 44 में बताइए क्या आंसर होगा। तो 44 में करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, राजभाषा अधिनियम 1969 के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। दूसरा कथन है कि हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में भाषण देने से पूर्व अपने भाषण की हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद प्रति उपलब्ध करानी होती है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 45 का करेक्ट आंसर क्या है, केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महान्यायवादी के पद का वर्णन भारतीय संविधान में है। दूसरा कथन है महान्यायवादी जो है सदन की बैठकों में भाग लेने तथा विचार व्यक्त करने का अधिकारी होता है। तीसरा कथन है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखा जाए सही असत्य के लिए पूछा जा रहा है तो डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है जबकि पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन जो है स्थायी संसदीय समिति नहीं है। तो यहाँ पे परामर्शदात्री समिति जो है स्थायी संसदीय समिति नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में ऐसी समितियों का वर्णन मिलता है और दूसरा कथन है किसी समिति को संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्त अपना सचिवालय होना चाहिए। यहाँ पे 48 में देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, मंत्रालय या विभाग से संबंधित समितियों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या जो है 24 है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सलाहकार समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समिति के सदस्य संबंधित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर जो है संशोधित प्रस्तावित कर सकते हैं जबकि दूसरा कथन है कि समिति जो है बाहरी विशेषज्ञों से मदद ले सकती है। यहाँ पे 50 में देखा जाए तो यहाँ इनमें से कोई सा भी नहीं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्योंकि असत्य के लिए पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, लोक लेखा समिति पहली बार किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो 48 में देखा जाए तो यह आई थी 1935 में। नहीं माफ़ कीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। 1921 में आई थी, ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है इसमें 22 सदस्य होते हैं। दूसरा है इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
तीसरा है इसके सदस्यों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। चौथा कथन है इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पे 52 में देखा जाए तो 52 में जो है सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो जॉन मथाई इसके जो है इन्होंने गठित किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। दूसरा कथन है सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। तीसरा कथन है कि समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब होगा, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 53 नंबर में हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार जो है प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, और मथाई उस समय जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे, और मूलतः इसमें जो है 25 मेंबर होते थे। लेकिन 1956 में जो है प्राक्कलन समिति में जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, और ये 30 सदस्य जो है लोकसभा सदस्य होते हैं। और इस समिति में जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और इसके सदस्यों का चुनाव जो है प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसमें जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन जो है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है, ना कि जो है लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से। और जो है समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और कोई मंत्री जो है इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। हालांकि समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही जो है नियुक्त किया जाता है, और वह जो है सामान्यतः सत्ताधारी दल का ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है सर्वप्रथम 1964 में किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। शुरुआत में इससे 15 मेंबर थे, लेकिन 1974 में इसकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, समितियों का मिलान करना है उनके जो है सदस्यों के संयोजन से। तो सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने मेंबर होते हैं? उसमें होते हैं लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, तो दूसरे से मिल जाएगा। अगला है महिला सशक्तिकरण समिति में जो है लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबर, पहले से मिल जाएगा। विशेषाधिकार समिति में मेंबर होते हैं लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10, तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। अगला है लाभ के पदों पर जो है संयुक्त समिति का गठन होता है, जिसमें मेंबर होते हैं लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, और यह एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली हुई है, जबकि दूसरा कथन है कि लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा कथन है कि राज्यसभा के उपसभापति भारतीय संसदीय समूह के पदेन महासचिव होते हैं। चौथा कथन है कि भारतीय संसदीय समूह के जो है निर्णय अनुसार जो है सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए पुरस्कार का गठन 1995 में किया गया था। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला दूसरा और चौथा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो टोटल 3 कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि लोकसभा के महासचिव होते हैं वो IPG के पदेन महासचिव होते हैं, ठीक है, ना कि राज्यसभा के उपसभापति जो है इसके महासचिव होते हैं। तो यहाँ पे जो है लोकसभा के महासचिव जो है
IPG के पदेन महासचिव होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंतर संसदीय संघ में 179 देशों के संसद शामिल है, जबकि दूसरा कथन है कि IPU का मुख्य लक्ष्य जो है मजबूत प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना है। तो यहाँ पे असत्य कथनों का चुनाव करना है आपको। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए कोई सा भी जो है असत्य कथन नहीं है, क्योंकि दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 53 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे 61 में देखा जाए तो यहाँ लोकसभा में जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो है निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए जो है लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में साधारण बहुमत के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। पूर्ण बहुमत का क्या अर्थ होता है? तो पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भले ही जो है सीटें खाली हों या अनुपस्थित हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, लेम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? तो इसके तहत ये अभिप्राय है कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व जो है पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र जो है लेम डक सत्र कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, जबकि दूसरा कथन है कि यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है, जबकि तीसरा कथन है कि संसदीय प्रक्रिया में इसका प्रारंभ 1952 में भारत द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 64 में हम लोग पहुँचते हैं। तो पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो संसद का पहला घंटा जो है प्रश्नकाल का होता है और प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और इस प्रकार आगे देखा जाए तो तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामलों को उठाने के लिए सदस्यों हेतु उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है और शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे सदन के नियमित कार्यक्रम के साथ किया जाता है। और संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है और प्रश्न में लिखा है कि 1952 से जारी है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तारांकित प्रश्नों का मौखिक दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कथन है कि अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, अतः पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जबकि तीसरा कथन है कि अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न हैं जिन्हें कम से कम 14 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है तथा इनका उत्तर भी लिखित दिया जाता है। तो प्रश्न जो है सदन के किसी भी सदस्य से पूछा जा सकता है। तो सही कथन देखना है कि कितने हैं। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो टोटल 3 जो है ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है ये समझ लेते हैं। तो संसद का पहला जो घंटा है यह जो है प्रश्नकाल के लिए होता है और इस दौरान जो है सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। इसमें प्रश्न 3 तरीके के होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। तो तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं? तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर जो है अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, इसलिए इसके बाद जो है पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिनों का नोटिस देकर पूछा जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त जो है प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है। तो यहाँ पे जो है 14 दिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 10 दिन होना चाहिए, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 66, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 127 में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है, अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है, अनुच्छेद 128 में जो है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित ये अनुच्छेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इसमें विभागों द्वारा खर्च पर रोक की सख्ती निहित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो मूल क्षेत्राधिकार है, इसका मिलान किससे होगा? इसका मिलान होगा संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करने से होगा। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय। तो यहाँ पे पहले से मिलान हो जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित क्या है? संवैधानिक, दीवानी तथा फौजदारी मामले। और क्षेत्राधिकार समीक्षा से मतलब है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की जांच करना जो है क्षेत्राधिकार समीक्षा के तहत आता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये जो है संसद द्वारा की जा सकती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय किन निम्न में से किन अर्थों में भिन्न है? पहला है न्यायिक समीक्षा के अवसर की उपस्थिति, दूसरा है सलाहकार न्याय क्षेत्र, तीसरा है देश के सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण, चौथा है न्याय क्षेत्र का विस्तार। तो यहाँ पे पहला जो है गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो क्या होता है कि भारत तथा अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है दोनों के पास अपनी जो है न्यायिक समीक्षा के अवसर उपलब्ध है। हालांकि यह अलग बात है कि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र भारत की तुलना में काफ़ी व्यापक हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हालांकि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये जो है 7 निर्धारित की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें? तो उस प्रस्ताव का नाम है जो है गिलोटिन जो है प्रस्ताव। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये गिलोटिन प्रस्ताव जो है तब आता है जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ये यहाँ पे जो है असत्य है कथन। और इस जो है इसका उल्लेख जो है निंदा प्रस्ताव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे और लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। इसके अलावा प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति भी आवश्यक है। ये सब निंदा प्रस्ताव से जो है संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन एक स्थगन प्रस्ताव भी है, यह किसी जो है अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि धन्यवाद प्रस्ताव का दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है और अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना होगा। दूसरा कथन है कि औचित्य प्रश्न उठाकर किसी विषय पर बहस प्रारंभ किया जा सकता है।
तीसरा कथन है कि किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे अपने पद का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। चौथा कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यहाँ पे सही कथन को देखना है तो पहला और चौथा यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। औचित्य प्रस्ताव के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब संसद जो है संचालन के समान नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदस्य जो है औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्यतः विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और तीसरा है निंदा प्रस्ताव से संबंधित। तो निंदा प्रस्ताव के तहत देखा जाए तो यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ये भी कहा गया है। ये सिर्फ निंदा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संदर्भ में निम्न में से क्या शामिल है? पहला है यह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। दूसरा है वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है। तीसरा है वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस लौटा सकता है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। साधारण विधेयक जो है संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में 5 चरणों से गुजरता है। किस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है? तो ये जो है द्वितीय पाठन में जो है जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। इसके जो है 5 चरण है। पहला प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, दूसरे सदन में विधेयक और राष्ट्रपति की स्वीकृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एक सदन से पारित होने के उपरांत विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न में से कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो यह विधेयक में संशोधन का सुझाव देकर इसे जो है प्रथम सदन में वापस भेजा जाता है। ये यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है? तो इसका नाम है लोक लेखा समिति। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन है धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। कारण आर है केवल वे विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रेलवे बजट को आम बजट से जो है एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया। दूसरा कथन है यह पृथक्करण 1921 में प्रभावी हुआ। तीसरा कथन है 2018 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित कर दिया। तो यहाँ पे देखना है कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो पहला यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि रेलवे बजट को आम बजट से जो है एक वर्ष समिति रिपोर्ट जो 1921 में आई थी, ठीक है, उसकी सिफारिश पर 1924 में पृथक किया गया और 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो केवल ए ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है यदि दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए जो है कितने माह से ज़्यादा समय हो जाए, जब जो है 6 माह से ज़्यादा समय हो जाए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है, निम्नलिखित चरणों को कूटों की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले होता है बजट का जो है प्रस्तुतिकरण, पहला, फिर है जो है आम बहस होती है, फिर है विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, फिर है जो है अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है, फिर होता है विनियोग विधेयक का पारित होना, फिर होता है वित्त विधेयक का पारित होना। तो यहाँ पे जो है देखा जाए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भारत की संचित निधि का उद्देश्य जो है संबंध जो है अनुच्छेद 266 से है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। भारत की संचित निधि में निम्न में क्या सम्मिलित है? तो इसमें जो है भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व सम्मिलित है, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण सम्मिलित है, और जो है ऋणों की जो है पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि सम्मिलित है। तो ये जो है तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन चौथा पांचवा इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। विभाग से संबंधित जो है संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रत्येक विभाग से संबंधित समिति में सदस्यों की संख्या बराबर होती है। दूसरा कथन है यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है गलत नहीं है जो है कथन, इसलिए जो है दोनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971-1961 में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की स्थापना H.N. सान्याल ने की थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दूसरा कथन है कि संसद सदस्य को संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने के 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक किसी भी प्रकार के नागरिक तथा आपराधिक मामले में बंदी नहीं बनाया जा सकता। जबकि दूसरा कथन है संविधान ने भारत के महान्यायवादी को भी संसदीय अधिकार दिए हैं। चौथा कथन है कि संसदीय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे 89 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो कुल 3 स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि उन्हें जो है जो मेंबर है उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान और कार्यवाही के चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा जो है प्रतिबंधात्मक जो है निषेध मामलों में ये अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। उपराष्ट्रपति को जो है पद से हटाने के लिए कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में। उपरोक्त अनुबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में वर्णित है। जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। दूसरा कथन है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति में जो है संविधान संशोधन के द्वारा ना तो कटौती की जा सकती, ना ही इसे हटाया जा सकता है।
तो असत्य कथन को चुनना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या है, असत्य है, क्योंकि जो है दोनों कथन यहाँ पे सही है। जो न्यायिक समीक्षा है उसकी सिद्धांत की उत्पत्ति जो है अमेरिका में हुआ और इसका प्रतिपादन पहली बार जो है मारबरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ, जिसके तहत जॉन मार्शल द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इस संदर्भ में जो है न्यायिक जो है समीक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से किन वाद या मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है? तो ये मुकदमे कौन से हैं? ये जो है पांचों मुकदमे जो है न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन से अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं? तो ये जो है पांचों जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं, पांचों अनुच्छेद, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। अनुच्छेद 31B किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो इस संशोधन का नाम था जो है फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मूल रूप से 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनिमय थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 282 है। भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। दूसरा कथन है न्यायाधीश जांच अधिनियम महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जबकि तीसरा कथन है कि जज इंक्वायरी एक्ट के अनुसार स्पीकर या चेयरमैन निष्कासन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से कथन यहाँ पे गलत है। तो पहला गलत है और तीसरा गलत है, जबकि दूसरा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 75 में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। जो चौधरी चरण सिंह थे प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति का वर्ष बताना है आपको। तो चौधरी चरण सिंह की नियुक्ति 1979 में हुई थी, चौथे से हो जाएगा। वीपी सिंह की नियुक्ति 1989 में हुई थी, और चंद्रशेखर की नियुक्ति जो है 1990 में हुई थी, और जो है पीवी नरसिम्हा राव की नियुक्ति 1991 में हुई थी। तो यहाँ पे इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रधानमंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाने वाली शपथ के समान नहीं है। जबकि दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तीसरा कथन है प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो कौन सा है? केवल पहला कथन यहाँ पे असत्य है, दूसरा तीसरा सही थे, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि जो है देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए शपथ के ही समान होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। तारकुंडे कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1974 में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
जयप्रकाश नारायण ने 1974 में वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नई नीतियों की शुरुआत और घोषणा नहीं करनी चाहिए और नई परियोजनाओं का वादा या शुरुआत नहीं करनी चाहिए, भत्ते या ऋण नहीं देना चाहिए, वेतन में वृद्धि जो है नहीं करनी चाहिए और मंत्रियों की उपस्थिति में आधिकारिक समारोह आयोजित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया क्या है? तो इनकी प्रक्रिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें जो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा कथन है इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में किसका अधिकार अंतिम होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, उपराष्ट्रपति और उसके चुनाव वर्ष के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। के.आर. नारायणन, इनका चुनाव कब हुआ था? जो है 92 में, 1992 में। और वेंकैया नायडू का जो है चुनाव कब हुआ था? 2017 में। ये मिलान सही है। जगदीप धनखड़ जी का जो है चुनाव कब हुआ? 2022 में। ये भी सही है। कृष्णकांत जी का चुनाव कब हुआ? 1997 में। दो गलत है, दो सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके हैं? उनका नाम है जी.एस. पाठक। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है इस चुनाव में जो है एच.वी. कामत जो है उप विजेता उम्मीदवार रहे और डॉक्टर एस. राधाकृष्णन 1952 और 1957 दो बार जो है निर्विरोध चुनाव जीते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 और एम. हिदायतुल्लाह 1979 भी निर्विरोध जीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है वह राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और तीसरा कथन है कि उन्हें पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तो कितने कथन यहाँ पे सही हैं? केवल पहला कथन वहाँ पे सही था, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए सही है कि दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि उन्हें हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। तो अनुच्छेद 69 का मिलान किससे होगा? भारत के उपराष्ट्रपति से। और 66 का मिलान किससे हो? नहीं, 63 का मिलान होगा भारत के उपराष्ट्रपति के पद से। और जो है 66 का मिलान होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव का पद। इसका पहले से हो जाएगा। अगला है 69 का मिलान होगा जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से। 67 का मिलान होगा उपराष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति पद जो है रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो है उस पद पर आसीन होता है और अपने जो है पूर्ववर्ती के जो है समाप्त न हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। जबकि दूसरा कथन है कि जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है
तो वह राज्यसभा के सभापति को देय वेतन व भत्ते का भी हकदार होता है। और तीसरा कथन है कि उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रहता है। चौथा कथन है केवल डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। तो यहाँ पे देखा जाए तीसरा कथन यहाँ पे जो है यहाँ पे सही है, जबकि पहला दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। तो टोटल 3 गलत हो गए, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद शेष अवधि के लिए रिक्त हो जाता है तो भारतीय उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह केवल जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेगा। इसके अलावा दूसरा इसलिए गलत है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को देय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का हकदार होता है। और चौथा इसलिए गलत है कि न केवल डॉक्टर राधाकृष्णन लेकिन जो है एक और व्यक्ति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, इन्होंने भी जो है दूसरे कार्यकाल के लिए खुद को चुना गया था, इनको भी दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन भी गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 78 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ तथा वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 78 नंबर जो है अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, लेकिन जो इसमें वक्तव्य दे रखा है ये वक्तव्य जो है अनुच्छेद 75 का है, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, मंत्रिपरिषद की संख्या बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा कथन है यह प्रावधान 2005 के 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो सही कथन को देखना है तो दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। दोनों इसलिए गलत है क्योंकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे कृष्णकांत जी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, उस स्थिति पर विचार करें जब राष्ट्रपति के इस्तीफे, महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से उसका पद जो है रिक्त हो गया हो। तो पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। दूसरा कथन है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का भी पालन करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सत्य कथन को चुनना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है, इसलिए जो है 3 महीने नहीं 6 महीने होना चाहिए। ये कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, और इस अवधि के दौरान उन कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। इसलिए पहला दूसरा दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित भारत की संघीय अदालत के बाद आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है 33 न्यायाधीश हैं। दूसरा कथन है मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हैं।
तीसरा कथन है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन ही यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है एक पहला स्टेटमेंट गलत है, एक तीसरा गलत है, दूसरा सही है यहाँ पे। क्योंकि जो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति 8 होती है और एक मुख्य न्यायाधीश होता है उसमें और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जो है संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 124 से 147 जो है सर्वोच्च न्यायालय की संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित जो है प्रावधान है। जिसमें भाग जो है 5 है और इसमें जो है 34 है, इसलिए पहला तीसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1919 की भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया। दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उसके पूर्ववर्ती से अधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है इसने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया, ना कि 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम के तहत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रथम न्यायाधीशों का मामला जो है 1981 में आया, दूसरे न्यायाधीशों का मामला 1993, ये सही है। तृतीय न्यायाधीश मामला जो आया 1998 में आया, ये भी गलत है। चतुर्थ न्यायाधीश का मामला आया 2014 लिखा है, लेकिन 2015 में आया। तो केवल जो है गलत के लिए पूछा गया है, तो 3 गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2014 का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समिति से संबंधित है। दूसरा कथन है 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को जो है असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करें। पहला कथन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कथन है उन्हें 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए। तीसरा कथन है उसे 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। तो यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो दूसरा तीसरा जो है असत्य है, जबकि पहला कथन सही है। क्योंकि जो है भारत का नागरिक तो होना चाहिए और उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार जो है उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। और जो है 10 वर्ष का ये हो गया, और उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जबकि दूसरा कथन है वह 63 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। चौथा कथन है कि संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कितने कथन सही हैं? तीसरा और चौथा सही है, 2 कथन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन जो है सही होगा।
पहला दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो उम्र का तकाजा है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है। तीसरा कथन है राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी होता है। चौथा कथन है प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे तीसरा चौथा यहाँ पे सही है, तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है, जबकि दूसरा कथन है भारत जो है पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा जो है सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश भी है, और जो है भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है, और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में भी 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित क्या किया गया और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया, और इसमें दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन, रचनात्मकता, आयु की जनसंख्या में वृद्धि के बराबर नहीं है, ऐसा जो है रिपोर्ट में जो है अवलोकन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। दूसरा कथन है हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। तीसरा कथन है हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 123 में देखा जाए तो यहाँ पे सभी कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सेबी द्वारा लॉन्च किए गए शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण से है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, जबकि तीसरा कथन है कि मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। तो पहला दूसरा कथन तो जो है गलत है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तीसरा कथन यहाँ पे सही है। पहले में कहा गया है यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई, ठीक है। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया, और रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम धीमा हुआ है, और 2014 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो है भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। हाँ, तो एक तो मतलब पहला गलत था, एक तीसरा गलत है, दूसरा यहाँ पे सही था, माफ़ कीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन जो है 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, और शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ में 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तीसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह रिपोर्ट इंटरएक्टिव जो है इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा जारी किया और विंजो द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन है भारत में गेमिंग करने वाली आबादी का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया गया।
दूसरा कथन है कि भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम स्थान यूक्रेन और द्वितीय स्थान रूस का है। तीसरा कथन है साइबर अपराध सूचकांक में भारत जो है 7.05 अंक प्राप्त किया है। चौथा कथन है सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे भारत में होते हैं, जिसके तहत भारत शीर्ष स्थान पर है। तो एक तो पहला सही है, एक तीसरा सही है, ठीक है। लेकिन जो है भारत का जो है रैंकिंग में 10वां स्थान तो है, जिसे प्रभाव के लिए 7.90 साइबर अपराधियों की जो है व्यावसायिकता के लिए 6.60 और तकनीकी कौशल के लिए 6.65 अंक प्राप्त हुए हैं। और कुल मिलाकर भारत को 7.05 अंक प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर रूस है, द्वितीय पर यूक्रेन, तृतीय पर चीन। भारत का स्थान जो है इसमें जो है टॉप 5 लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई। तो ये विकसित की गई राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा, दोनों द्वारा विकसित की गई, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, चर्चा में रहे कच्चा थीवू द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 3 कथन है। पहला है यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में विस्तृत है। दूसरा है इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में प्रवाल भित्ति से हुआ है, ठीक है। तीसरा कथन है ऐतिहासिक रूप से इस द्वीप पर जो है स्वामित्व श्रीलंका के रामनाथ साम्राज्य के पास था। तो यहाँ पे जो है कितने कथन सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, केवल एक कथन सही है, जबकि दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ठोस कारणों के अभाव में भी जो है कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। इस घटना के बाद से जो है कच्चा थीवू द्वीप मुख्य चर्चा में बना हुआ विषय है। और कच्चा थीवू जो है भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक जो है निर्जन स्थान है, और यह भारतीय तट से लगभग 33 किमी दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हाल ही में सरकार द्वारा चेन्नई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जबकि दूसरा कथन है कि हाल ही में विश्व बैंक की बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया। तो सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कैंसर के लिए भारत की जो है पहली घरेलू जीन थेरेपी से है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आकाश तीर परियोजना जो है डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। दूसरा कथन है कि आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया, और दूसरा कथन है परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। तीसरा कथन है टीसैट 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो यहाँ पे देखा जाए केवल जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला दूसरा यहाँ पे गलत है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन जो है राजस्थान में मनाया गया, और जो है दिल्ली में जो है परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना का आयोजन किया गया। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया 8 अप्रैल 2024 को, इसलिए पहला दूसरा गलत थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चर्चा में रहे कुश का संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। दूसरा कथन है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका देश जो है सिएरा लियोन, यहाँ पे जो है नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि के कारण मादक द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई और इस ड्रग को जो है कुश कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, दोस्ती 16 है, नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। दूसरा कथन है वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य है, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16 शुरू की गई और 1992 में त्रिपक्षीय अभ्यास के रूप में भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच हुई थी और 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ। तो 2012 में नहीं 1992 में जो है संयुक्त रूप से इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी भारत और मालदीव के बीच। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित बिहार के शरद विवेक सागर किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है सिवान से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हाल ही में मलयालम कवित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन है चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो असत्य कथन को चुनना है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के तहत भारत चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और चंद्रयान 3 की जो है उपलब्धि के सम्मान में 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा हाल ही में कन्नड़ कवित्री ममता सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न युग्मों पर विचार करें। तो जुडीथ सुमिनवा तुलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है श्रीनिवास पल्लिया विप्रो की सीईओ और एमडी हैं। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार और पैनल में नियुक्त किए गए हैं। तो सभी तीनों विकल्प जो है सही जवाब है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 140 है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, परमाणु घड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है परमाणु घड़ी ऐसी घड़ी है जो परमाणुओं की जो है विशिष्ट जो है अनुनाद आवृत्तियों आमतौर पर जो है सीजियम अथवा रुबिडियम के उपयोग से संचालित होती हैं। जबकि दूसरा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी स्वदेशी परमाणु घड़ियां विकसित की हैं। दूसरा कथन भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में मौजूदा परमाणु घड़ियों के अलावा केरल, मुंबई और तमिलनाडु में नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रहा है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ये प्रयोगशालाएं भारत में फरीदाबाद, अहमदाबाद में मौजूद घड़ियों के अलावा भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रहा है भारत। इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि पहला दूसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया। दूसरा कथन है ये 4 चरणों वाली जो है कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 2000 से 3000 किमी के बीच है। तीसरा कथन है ये सतह से हवा पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं सामरिक बल कमान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो पहला और चौथा सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है 1000 से 2000 किमी के बीच जो है रेंज को जो है टारगेट कर सकती है,
और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ना कि सतह से हवा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है। भारत ने हाल ही में जो है चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के जो है 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि 7वें बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है। दूसरा कथन है 7वें बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है। तीसरा कथन है इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी। तो यहाँ पे देखा जाए केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। सही नहीं है, तो सही नहीं है केवल जो अच्छा सही नहीं है, हाँ सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, जबकि दूसरा तीसरा सही है। माफ़ कीजिएगा, दूसरा तीसरा सही है। 7वें बंदरगाह कलादार नदी बहु मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145 है। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो है अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर जो है दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? पहला है यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। दूसरा है यह जो है न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। तीसरा कथन है इसकी सीमा इथियोपियाई पठार और दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। तो यहाँ पे देखा जाए 145 नंबर में, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस संदर्भ में कौन सी कथन सही है? इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके मेंबर हैं। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश फिनलैंड है। तो यहाँ पे पूछा गया सही कथन का, तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी नाटो की, और इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। और इसका उद्देश्य जो है सोवियत संघ साम्यवादी राज्यों का एक समूह, जिसमें रूस भी शामिल था, कि विस्तार को रोकना था। वर्तमान में 32 मेंबर है इसमें, और जो है फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो में शामिल हुआ, जबकि स्वीडन मार्च 2024 में नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो इस बैंक का नाम HDFC बैंक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है। जो है विलेला या बाय द विंड सेलर के नाम से विख्यात जीव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाल ही में इस नीले रंग की समुद्री जीव को भारत के पश्चिमी तटरेखा पर देखा गया है, जबकि दूसरा कथन है कि यह जो है हाइड्रोजोआ या जो है हाइड्राइड पॉलिप है। तीसरा कथन है यह विश्व के जो है समशीतोष्ण और जो है समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों के गर्म पानी की सतह पर पाया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही होगा, यानी टोटल 2 स्टेटमेंट सही होंगे, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है विलेला को अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तट पर देखा गया है। यह गहरे नीले रंग का एक चपटा अंडाकार डिस्क के समान दिखने वाला जलीय प्राणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है। सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित देशों पर विचार करें: भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो उपरोक्त में से कितने देश जो है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड और AUKUS दोनों का हिस्सा है? तो ये देश जो है 2 हैं, टोटल 2 हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे।
इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत और जापान का एक जो है क्वाड जो है एक समूह है। जबकि जो है देखा जाए तो AUKUS जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया की एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। इसलिए केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड और AUKUS का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही रूटेरिया द्वारा संचालित BPSC का टेस्ट क्रमांक नंबर 7वां यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।